हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केएसबी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 2 है, यानी समावेशी शिक्षा। आज जो है उसकी चैप्टर 8 की दूसरी क्लास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग आजकल बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ना बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ना कुछ कमेंट कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं। मतलब कि अगर एग्जाम नहीं होगा तो आप लोग पढ़ेंगे ही नहीं। जब एग्जाम की डेट आएगी उसके 15-20 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करिए, वरना आप ही लोग के लिए जो है बाद में दिक्कत होगा। तो अभी से ही जुट जाइए पढ़ने में, क्योंकि जून के फर्स्ट वीक में नहीं तो सेकंड वीक में एग्जाम होना ही होना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे विकलांग बच्चों की शिक्षा एवं शिक्षण पद्धति। ठीक है, इसके पहले क्लास में हमने पढ़ा था कि आपके दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा कैसी होती है, मुंह मतलब कि जो सुन नहीं सकते, श्रवण बाधित या फिर वाणी बाधित, इन सब चीजों के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं विकलांग बच्चों की शिक्षा एवं शिक्षण पद्धति, यानी आपके जो विकलांग बच्चे हैं उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए और शिक्षण पद्धति कैसी होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विकलांग बच्चों की शिक्षा में श्रवण उपकरण, रेडियो, टेप, मॉडल, चार्ट आदि का प्रयोग करते हैं। यानी आपके जो विकलांग बच्चे हैं, स्टार्टिंग में आप लोग पढ़े हैं कि विकलांग होता क्या है। ठीक, विकलांग यानी अगर किसी मतलब कि व्यक्ति का जो बॉडी का पार्ट है वो किसी कारणवश या दुर्घटनावश या फिर प्राकृतिक प्राकृतिक कारण से या जन्म के टाइम से ही कुछ अगर उसमें कमी होती है तो वही आपका विकलांगता कहलाता है ना। तो आपके जो विकलांग बच्चे होते हैं ना, उनकी शिक्षा के लिए, अब विकलांग कैसे हो सकते हैं? शारीरिक रूप से भी हो सकते हैं और मानसिक रूप से भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे हम शारीरिक शारीरिक रूप से पढ़ रहे हैं। तो आपकी जो विकलांग बच्चे होती हैं उनकी शिक्षा के लिए श्रवण उपकरण यानी जो सुनने वाली चीजें होती है, जैसे रेडियो हो गया है ना, आपका टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका चार्ट पेपर हो गया, मैप हो गया, इन सब का प्रयोग हम जो है करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विकलांग बच्चों के लिए निम्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। यानी आपके जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए जो है हम इन आपके ये जो है शिक्षण पद्धति हम उसका प्रयोग करेंगे। ठीक, पहला है आपका, चलिए देखते हैं। पहला है आपका बुनियादी शिक्षण विधि, यानी आपके जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए हम इन शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बुनियादी शिक्षण विधि। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते चले आ रहे हैं कि बुनियादी शिक्षण विधि को किसने शुरू किया था? तो आपके महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा शुरू की थी। यह पद्धति विभिन्न विषयों के साथ आधारभूत उद्योग को माध्यम बनाकर या मानकर बच्चे को आत्मनिर्भर बनाकर उसे समाज से जोड़ती है। देखिएगा, आपका जो बुनियादी शिक्षण विधि है ना, इसको महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। और महात्मा गांधी जी का मानना ये था कि हम जो है बच्चों को ऐसी शिक्षा दे ताकि वो बच्चे उस शिक्षा के द्वारा अपने यानी आने वाले भविष्य में वो क्या हो कि उनका जो है कुछ ना कुछ सोर्स का इनकम हो। यानी जो शिक्षा उन्हें दी जा रही है वो शिक्षा उनको आत्मनिर्भर बनाए, यानी उनको ऐसी शिक्षा दीजिए ताकि वो आगे चलकर उसी में अपना स्कोप बना ले, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि आपकी जो बुनियादी शिक्षण पद्धति थी वो अलग अलग विषय के बारे में था, ताकि वो विषय से संबंधित जो भी चीजें हैं आगे चलकर बच्चे क्या करें कि आत्मनिर्भर बन सके और वो चीजें उनको सोसाइटी से कनेक्ट करे। ठीक, आई बात समझ में? चलिए देखते हैं अब खेल विधि क्या होता है। तो खेल विधि देखते हैं। बच्चों में संगीत, शारीरिक व्यायाम, मनोरंजन, अभिनय, कृषि, बागवानी तथा उद्योगों के प्रति खेल विधि द्वारा रुचि उत्पन्न की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि खेल विधि के द्वारा बच्चों में क्या है कि शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। जैसे मान लीजिए बीच बीच में आप क्या कराइए कि ये आप शारीरिक व्यायाम यानी जैसे योगा वगैरह करवा दीजिए। मनोरंजन यानी कभी आप उनको स्मार्ट क्लास में ले जाइए या कोई आप अच्छा सा
इंस्पिरेशन मूवी वगैरह दिखा दीजिए, है ना। आप जो है गार्डनिंग करवा दीजिए, यानी ऐसी चीजें जो खेल खेल में हो, और बच्चे जो है खेलने के बाद क्या होता है कि उनका माइंड फ्रेश हो जाता है, तो वो फिर इंटरेस्ट लेने लगते हैं पढ़ने में, है ना। तो क्या, वही कहने का मतलब ये है कि बच्चों में संगीत, शारीरिक व्यायाम, मनोरंजन, अभिनय, कृषि, बागवानी तथा उद्योगों के प्रति खेल विधि द्वारा जो है रुचि उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, व्यक्तिगत व कक्षा शिक्षण विधियां। तो बच्चों की शिक्षा में करके सीखने पर बल दिया जाए, यानी आपका जो व्यक्तिगत व कक्षा शिक्षण विधियां है, इसमें क्या है कि बच्चों की, यानी जो बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा है उसमें क्या हो कि करके सीखने पर बल दिया जाए, यानी बच्चे क्या करें कि करके, यानी वो कुछ वो अपना जो है कार्य करें, अपने से स्वयं करें, और जब वो बच्चे कर अब वो कार्य करेंगे ना तो उनको ज्यादा सीखने को मिलेगा। अगर टीचर वही चीज समझाएगा तो वो कम समझेंगे, बट वही अगर वो अपने आप करेंगे तो उनको ज्यादा समझ में आएगा। तो वही कहा जा रहा है कि बच्चों की जो शिक्षा में उनको करके सीखने पर बल दिया जाए। चलिए आगे देखते हैं, हुरिस्टिक विधि, ये क्या होता है, हुरिस्टिक विधि क्या होता है उसको समझेंगे। इसका अर्थ है स्वयं बोलना। ठीक, आपका हुरिस्टिक का मतलब है कि स्वयं बोलना। इस विधि में बच्चों की अधिक से अधिक सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। ठीक, बच्चों को क्या होता है, अधिक से अधिक सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। यह विधि स्वयं में करके सीखने की विधि है। सेम वही चीज है, इसमें क्या होता है कि बच्चों को मतलब कि ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट किया जाता है कि वो बच्चे स्वयं चीजों को करें और स्वयं सीखें। मान लीजिए मैथ के क्वेश्चन है, एक बार आपने उनको बता दिया, अब बोलिए कि आप हर एक क्वेश्चन को अपने से करिए। जब वो अपने से करेंगे, कहीं कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर उसको दोबारा करेंगे, तिबारा करेंगे, तो चीजें वो अपने आप सीखेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, डाल्टन विधि। तो डाल्टन विधि क्या है, इस विधि में सीखने व सिखाने के मध्य एकता स्थापित की जाती है। आपके डाल्टन विधि में क्या होता है कि इसमें जो सीखने व सिखाने के मध्य, यानी जो सीख रहा है जो सिखा रहा है उसके मध्य क्या होता है, यूनिटी स्थापित की जाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, विकलांग बच्चों की पुनर्वास योजना। तो ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विकलांग बच्चों की पुनर्वास योजना, ये क्या है देखते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी अपनी दृढ़ता पूर्वक चुनौतियों का सामना करने में सफल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, या जो व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, वो जो है क्या करते हैं, उनकी लाइफ में जो चुनौतियां आती हैं उन सब चीज को वो फेस भी करते हैं और सफल भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए वो अगर विकलांग है, या मान लीजिए उनके पास पैर नहीं है या हाथ नहीं है, बट वो भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। ठीक, उनका जो ड्रीम होता है, उनका जो एम होता है, यानी उनका जो सपना होता है, उनका जो लक्ष्य होता है, वो सारी चुनौतियों को पार करके उस सपने को वो पूरा करते हैं। आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके आईएएस बने हुए हैं, ठीक, टीचर हैं, वो अच्छे खासे डॉक्टर हैं, है ना, जो क्या है विकलांग है, फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ में संघर्ष किया और उनकी लाइफ में जितनी भी चुनौतियां थी उनको वो सफल किए, है ना। तो वही कहने का मतलब ये है कि जो शारीरिक रूप से विकलांग होता है ना जो व्यक्ति, वो भी, उनकी भी लाइफ में तो वैसे भी प्रॉब्लम्स तो बहुत ही होती हैं, है ना, फिर भी उन चुनौतियों को वो सामना करते हैं और उन चुनौतियों को सामना करने में वो सफल भी होते हैं। अगर उन्हें सही निर्देशित किया जाए, व्यक्ति अगर मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर उन्हें सही निर्देशित किया जाए, या उन्हें सही निर्देश दिया जाए, या उन्हें मोटिवेट किया जाए, उन्हें उनकी प्रॉब्लम में हेल्प किया जाए, तो वो जरूर से जो भी उनका होता है ड्रीम वो उसको पूरा कर सकते हैं। व्यक्ति की शारीरिक अक्षमताओं के कारण ही शारीरिक चुनौती उत्पन्न होती है, लेकिन उनके लिए उनकी शारीरिक अक्षमताएं बाधित नहीं होती, क्योंकि वर्तमान में व्यक्ति की सभी शारीरिक अक्षमताएं शारीरिक सुधारात्मक उपचार प्रणालियों द्वारा प्रतिष्ठित की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति की जो शारीरिक अक्षमता है, यानी
आपके जो व्यक्ति के बॉडी में जो भी आपके पार्ट्स नहीं है या किसी भी प्रकार से उनके दुर्घटना की वजह से उनके हाथ या पैर उन्होंने खो दिए हैं, तो उनको क्या हो रहा है, उनकी शारीरिक चुनौती मिल रही कि नहीं मिल रही, वो सही से चल नहीं पाते हैं, चीजें हमारी लाइफ जितनी इजी है उतनी लाइफ उनकी इजी नहीं होती है, तो उनको शारीरिक चुनौती उत्पन्न होती है, यानी उनको बॉडी की वजह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, फिर भी उनके लिए ये जो शारीरिक अक्षमताएं हैं वो बाधित नहीं होती हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति विकलांग है उनको जो है क्या होता है कि शारीरिक चुनौती बहुत ही ज्यादा उत्पन्न होती है या उनको शारीरिक चुनौती का सामना करना पड़ता है। ठीक, लेकिन जो उनकी शारीरिक अक्षमताएं हैं वो उनकी सफलता में बाधक बाधक का काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में जो है आपकी जो शारीरिक अक्षमताएं है ना उसको पूरा करने के लिए या उस शारीरिक अक्षमताओं को सुधार के लिए जो है बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं, जिनसे क्या होता है कि वो उनकी जो शारीरिक क्षमताएं हैं उसको प्रतिष्ठित किया जाए, यानी उसको रिस्टोर किया जा सके। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हाथ किसी के नहीं है, किसी के पैर नहीं है, तो क्या होता है कि हाथ भी आपकी सर्जरी के थ्रू, मतलब कि हैंड जैसे आर्टिफिशियल होता है उसको लगा दिया जाता है, उससे क्या होता है बहुत ही ज्यादा हेल्प होता है। जहां कुछ नहीं है वहां 50% भी वर्क हो रहा है तो वो बहुत है। पैर में दिक्कत है तो क्या होता है, शूज वगैरह आता है जो आपके पैरों पे फिट कर दिया जाता है और आप आसानी से चल सकते हैं, यानी कि जो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत थी उसके बजाय क्या हुआ, आपका 50% काम इजी हो गया। तो कुछ न कुछ तो लाभ हुआ ना, तो वही कहा जा सकता है, मतलब वही कहा जा रहा है कि जिन लोगों को शारीरिक अक्षमताएं होती है ना वो आज के टाइम में बाधक का काम नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि जो है सुधारात्मक उपचार जो है, यानी आपके जो आर्टिफिशियल हैंड है, शूज है, जो भी आपकी चीजें हैं वो हेल्प करती हैं। ठीक, उन चीजों को रिस्टोर करती हैं। उससे क्या होता है कि और उन्हें जो है पुनः प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता। उनके लिए पुनर्वास प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति को अपनी अक्षमताओं के होते हुए भी उनकी चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्थ बनाने में सहयोग किया जा सकता है। वही कहा जा रहा है, कहने का मतलब यही है कि उनकी बॉडी में जो भी पार्ट मिसिंग है, जो भी नहीं है, उनको जो है सुधार के तौर पे उनको फिर से रिस्टोर किया जाता है, जिससे क्या होता है उनकी जो पुनर्वास की प्रक्रिया है, यानी उनकी जो डेली लाइफ की जो भी प्रॉब्लम थी या वो खत्म हो जाती है और वो अपनी लाइफ को थोड़ा सूटेबल बना के अच्छे से उस लाइफ को मतलब कि बिताते हैं। ठीक, और फिर उनकी बॉडी में या व्यक्ति की जो भी अक्षमताएं थी उनका जो है चुनौतियों का वो सामना करने में समर्थ हो जाते हैं। ठीक, या फिर कह सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसकी बॉडी का पार्ट नहीं है और उसके बाद मान लीजिए पैर है तो उसका जो जैसे घुटना होता है, घुटने के नीचे का पार्ट नहीं है, और उसके बाद क्या हुआ कि आपने उसको मतलब कि उसने फिर क्या किया कि ट्रीटमेंट कराया और उसको आर्टिफिशियल शूज विथ लेग जो है वो लगा दिए गए। तो अब ये जो उसको मतलब कि मतलब हेल्प मिला है, सहायता मिली है, तो इसके द्वारा क्या होगा कि उसकी लाइफ में जो भी चुनौतियां आ रही हैं उसका सामना वो करने में समर्थ होगा। यानी आपका जो इसने आर्टिफिशियल शूज पहना है वो क्या होगा उसकी लाइफ को थोड़ा इजी बनाएगा और उसको इजी बनाने में ये आपका शूज सहयोग करेगा। ये कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद के कर यानी सॉरी परिषद के कार्य तो देखते हैं। आपकी जो भारतीय पुनर्वास परिषद है उसके क्या कार्य हैं। तो पहला है आपका विकलांग व्यक्तियों से संबंधित व्यवसायिक की विभिन्न श्रेणियों के शिक्षण और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करना, यानी आपके जो विकलांग व्यक्ति हैं उनसे संबंधित कुछ व्यवसाय, ठीक, उनकी टाइप के शिक्षण और ट्रेनिंग जो है उनका एक मानक निर्धारित कर दें कि ये चीज है और जो भी व्यक्ति इस कैटेगरी में आता है उनको इस तरह का ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह का शिक्षण दिया जाएगा, इस तरह का व्यवसाय करने को दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए। ठीक, अगला है आपका
देश में सभी संस्थाओं में समान रूप से इन मानकों को लागू करना, यानी आपका जो हमारा देश है वहां पे यहाँ पे जितनी भी संस्था है वहां पे हर एक संस्था में इस मानक को, यानी जो आपका स्टैंडर्ड ये बनाया गया है विकलांग व्यक्तियों के लिए, इन सब चीज को लागू करें और उनको पालन भी वो करें। ठीक। अगला है आपका, निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं को मान्यता प्राप्त कराना, यानी आपको जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं, ठीक, उनके लिए आपके जो डिग्री है डिप्लोमा है इन सब चीज का भी पाठ्यक्रम चलाएं और संस्था क्या करे कि उनको डिग्री भी वो दे। ठीक, ऐसा नहीं कि वो अगर हैंडीकैप हैं तो उनको किसी प्रकार की शिक्षा ही नहीं दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले व्यवसायिकों के केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर का रख रखाव करना। ठीक है। अगला है आपका, देश और विदेश में कार्यरत संगठनों के सहयोग के द्वारा पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण के संबंध में नियमित आधार पर सूचना एकत्र करना, ये सब आपके क्या है, भारतीय पुनर्वास परिषद के कार्य हैं। अगला है आपका, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्थाओं और शीर्ष संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों को पंजीकृत करना। ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अपराधी बच्चों के उपचार की विधियां। आपके जो अपराधी बच्चे हैं ना उनका उपचार कैसे करना है। अपराधी बच्चे क्या होते हैं, ऐसे बच्चे जो क्या होते हैं कि अपराध करते हैं। अब अपराध वो क्यों करते हैं, उनकी जो चीज जरूरत की चीजें हैं वो नहीं पूरी होती हैं तो कभी छोटी मोटी चोरी करते हैं, फिर वही धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तो वही आपके कहने का मतलब है, अपराधी बच्चों के उपचार की विधियां। ठीक। पहला है आपका वातावरण विधि। ठीक। दूसरा है आपका मनोवैज्ञानिक विधि। तीसरा है आपका मनोविश्लेषणात्मक विधि। चौथा है आपका विद्यालय की भूमिका। पांचवा है आपका राज्य की भूमिका और छठा है आपका वैज्ञानिक विधियां। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सुविधा वंचितों की शिक्षा, यानी जो आपके सुविधा से वंचित है उनकी शिक्षा। सुविधा वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए पहले उन कारणों के बारे में जानें जिसके कारण बच्चे सुविधाओं से वंचित है, फिर उन कारणों को दूर करें। सुविधा वंचित यानी ऐसे बच्चे जो हर एक सुविधा से वंचित हैं। हो सकता है उनके पेरेंट्स बहुत गरीब हो, ठीक, उनकी फैमिली इतनी ना हो कि उन बच्चों की सारी सुविधाओं को पूर्ण कर सके, है ना। तो पहले बच्चों की क्या सुविधा है, ठीक, उनका मतलब कि कुछ उन सब सुविधा से क्यों वो वंचित है उसके बारे में हम पता करेंगे, फिर हम उन सुविधाओं को पूरा करेंगे। आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं, ब्रेल लिपि क्या होता है। तो आपका जो ब्रेल लिपि है उसका आविष्कार सन 1821 में एक दृष्टिहीन व्यक्ति लुइस ब्रेल ने किया, परंतु उनके मरने के बाद ब्रेल लिपि को मान्यता मिली। आपका जो ब्रेल लिपि है ये किसके लिए यूज होता है, जो दृष्टिबाधित होते हैं, यानी जो देख नहीं सकते। तो ब्रेल लिपि का जो आविष्कार है वो सन 1821 में हुआ था और आपके लुइस ब्रेल के द्वारा हुआ था। ये आपके दृष्टिहीन थे यानी देख नहीं सकते थे। जब इनकी मृत्यु हो गई ना उसके बाद इस लिपि को मान्यता मिली। ब्रेल लिपि उभरे हुए 6 बिंदुओं की ऐसी लिपि है जिससे स्पर्श द्वारा पढ़ा लिखा जाता है। ठीक, यानी आपका जो ब्रेल लिपि है ना वो ऐसे इस तरह से बिंदु बिंदु की तरह होता है, 6 बिंदु से वो बना होता है। तो इसी के द्वारा बिंदु को ही टच करके स्पर्श करके वो पढ़ते हैं। इसमें पढ़ने व लिखने के लिए दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती, यानी आपको जिस जो देख नहीं सकता उसके लिए ये आपकी लिपि होती है। ठीक है। इन 6 बिंदुओं के विभिन्न संयोगों के आधार पर विश्व की सभी भाषाओं की वर्ण मालाएं, विराम चिन्ह, संक्षेप तथा संकेत आदि तैयार किए गए हैं। ठीक। कहने का मतलब ये है कि आपके 6 बिंदुओं के द्वारा, इन सिर्फ बिंदु के द्वारा ही ना जितने भी आपके विश्व की भाषा है, अक्षर है, ठीक, विराम चिन्ह है, सब के सब बिंदु के द्वारा ही जो है वहां पे बताए गए हैं। भारतीय ब्रेल भी इन्हीं 6 बिंदुओं पर आधारित है। आपकी जो भारतीय ब्रेल लिपि है वो भी इन्हीं 6 बिंदुओं पर आधारित है। भारत की सभी भाषाएं हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, बंगाली,
तमिल, तेलुगु इत्यादि इस लिपि के माध्यम से पढ़ी या लिखी जा सकती है। यानी भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वह इस लिपि के माध्यम से पढ़ी या लिखी जा सकती है। आई बात समझ में? अब देखते हैं ब्रेल लिखना या सिखाना। तो ब्रेल कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं। ब्रेल लिखने के लिए हम ब्रेल स्लेट या स्टाइल्स या ब्रेलर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी आपका जैसे पेज होता है उसी तरह से आपका पेज होगा, उसमें ऐसे बिंदु उभरी उभरी रहेंगी। हर बिंदु को स्टाइल्स की सहायता से उभारते हैं। जैसे पेन से हम ABCD लिखते हैं ना, उसी तरीके से पेन रहेगा और जो बिंदु रहेगा उसपे हम ऐसे से उभार के लिखेंगे। मोटर नर्व्स को विकसित करते हुए स्टाइल्स पकड़ना सिखाते हैं। यानी जो हमारे मोटर नर्व्स है उसको हम डेवलप करके उनको सिखाएंगे, फिर स्टाइल्स को पकड़ के उन्हें हम पढ़ना लिखना सिखाते हैं, ठीक। जैसे आपका ये ए है ना, तो ए पता है कैसे लिखा जाएगा? ऐसे एक बिंदु रहेगा, फिर उसको वो स्टाइल की सहायता से उसको उखाड़ेंगे तो वो आपका ए है। बी है तो बी इस तरह से लिखा जाता है, ठीक। बी, एक बिंदु है तो ए, दो बिंदु है तो बी, ठीक। बी ऐसे है। फिर आपका सी, सी इस तरीके से है। इस तरह से आपका ब्रेल लिपि लिखा होता है। तो चलिए ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होंगी। कल मिलते हैं चैप्टर 9 के साथ, और क्लासेस अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।